जयपुर से कांग्रेस के लोकसभा उम्मीदवार की घोषणा कर दी गई है। मेरे साथ में इस टाइम सुनील शर्मा जी हैं जो कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। सबसे पहले तो साहब बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। जयपुर का चुनाव एक बहुत ही कड़ा चुनाव, भारतीय जनता पार्टी की मजबूत पकड़ वाली सीट पे आप उम्मीदवार बन के आए हो कांग्रेस की तरफ से। कैसे देख रहे हो, कितना कसा हुआ चुनाव आपको महसूस हो रहा है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, जो राजनीति है वो एक बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कई बार जो चीज़ें आपको कभी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, वो कल्पना जो आप नहीं कर सकते वो होती हुई आपको दिखती है। और जयपुर की जनता अब वही करने जा रही है। आपको मैं बहुत अच्छी तरह बता देता हूँ कि कोई बहुत गंभीर चुनौती नहीं है। उसके दो बुनियादी कारण हैं। पहला कारण है, कांग्रेस के अंदर एक कंसेंसस है, कांग्रेस के अंदर एक सम्मति है। मैं आपको बहुत दिलचस्प बात आपको बताना चाहूँगा कि पूरी की पूरी राजस्थान की जो कांग्रेस, जयपुर की जो कांग्रेस है, उसके अंदर एक सम्मति थी। पूरे हर विधायक के अंदर एक ये था कि भाई इस बार सुनील शर्मा को चुनाव लड़ाया जाना चाहिए। तो आप कार्यकर्ताओं की बात करें या नेताओं की बात करें, तो पार्टी के अंदर ऐसी जो सर्वसम्मति बनी है वो मेरी राय में अभूतपूर्व है। कांग्रेस आज कंपोजिट है, कांग्रेस एकजुट है। वहीं दूसरी ओर भाजपा के अंदर जो सिर्फ फुटबॉल दिख रही है, आज जयपुर का कैंडिडेट नॉमिनेशन आने वाला है मगर उनके पास कैंडिडेट तक वो तय करने में कामयाब नहीं हो रहे। इस बात का इंडिकेशन है कि एमएलएस के अंदर फूटम फूट है। दो वहाँ पे एक गुट बन गए, इस वाले मुख्यमंत्री जी का, पहले वाले मुख्यमंत्री जी का। पहले वाले मुख्यमंत्री जी ने कमर कसी हुई है और आपने देखा भी चूरू के अंदर परिणाम क्या रहा या पड़ोस में एक जगह परिणाम क्या रहा। तो आपको मैं बहुत अच्छी तरह बता देता हूँ कि ये जो चुनाव है, ये चुनाव एक दिलचस्प चुनाव होने की तरफ जा रहा है और इसके अंदर कांग्रेस निस्संदेह जीत रही है। जयपुर की जनता समझ गई है कि हर बार आप एक भावनात्मक बात करके आप वोटों की लहलहाती फसल तो आप काट लेते हैं, मगर उसके बाद आप एक बार भी, मुझे तो आप ये बताइए, मैं आपके माध्यम से एक बात पूछना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर इतने लाखों वोटों से जीतने वाला इंसान क्या पार्लियामेंट में एक बार भी बोला क्या? आज जयपुर जूझ रहा है। जयपुर जूझ रहा है अपनी लिवेबिलिटी के लिए, जयपुर जूझ रहा है अपने पॉल्यूशन के लिए, जयपुर आज जूझ रहा है ड्रिंकिंग वाटर के लिए, जयपुर आज जूझ रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए, जयपुर आज जूझ रहा है कि कोई युवाओं के रोजगार के लिए कोई इंक्यूबेशन सेंटर बने। जयपुर के साथ वाली लीग के शहर, आज आप अहमदाबाद को देख के आइए, आप बेंगलुरु को देख के आइए, आप हैदराबाद को देख के आइए, वो अलग लीग में चले गए। जयपुर एक मिडाइवल सिटी बन गया है। कौन है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल? और उस जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं वो कितनी बार पार्लियामेंट में बोले? आप ये बता दीजिए, एक बार पार्लियामेंट में अगर बोले हो तो केवल भावनाओं को भड़काकर आप पोलराइजेशन करके आप वोट लेके आप पार्लियामेंट में तो पहुंच जाते हैं, मगर उसके बाद ना आप गरीब के बारे में सोचते, ना मजदूर के बारे में सोचते। अभी आपको पिछले दिनों ही बताता हूं कि पिछले दिनों के 3 महीने के अंदर मैं ऑन रिकॉर्ड कर रहा हूं आपके टेलीविजन के ऊपर, 3 महीने के अंदर 2 लाख लोगों को रोजगार से वंचित कर दिया गया है। और वो जो वंचित किया गया है, जबकि हम लोग इस बारे में बहुत प्रतिबद्ध थे कि वेंडिंग जोन को आपको डिमार्केशन करना पड़ेगा और वेंडिंग जोन बने बिना आप स्ट्रीट वेंडर्स को आप बाहर नहीं निकाल सकते। सर, पर 5 साल आपकी सरकार सत्ता में थी, आपने जब क्यों नहीं किया? नहीं, हमने वेंडिंग जोन डेजिग्नेट किए थे, मगर हमने, मेरी बात अच्छे से समझ लीजिए, हमने कम से कम गरीब की झोपड़ी को नहीं तोड़ा, हमने गरीब की दुकान को उससे बेघर नहीं किया। क्योंकि कांग्रेस जो है गांधी के उस मंत्र पे चलती है कि पंक्ति में पीछे खड़ा जो इंसान है, पंक्ति में सबसे पीछे खड़ा इंसान है, जो गरीब है, उसको पार्टी अगर कोई काम अगर हम नहीं करें, मेरी अगर पॉलिसी उसके लिए नहीं कर रही काम, तो धिक्कार है मुझे। दरिद्र को नारायण बना के हमने काम किया, आज उस दरिद्र को आपने बेघर कर दिया। जिसको हम नारायण बना के पूज रहे थे, आज वो बिल्कुल प्रताड़ित है, वो बहुत दुखी है। और मैं आपको बता देता हूँ, वो दुख का वो प्रतिकार आपको दिखेगा, दुख का वो आपको बदला लेता हुआ दिखेगा। अभी जो चुनाव आने जा रहे हैं, एक बिल्कुल एक नए युग की शुरुआत होने जा रही है, नए युग की शुरुआत होने जा रही है। और जयपुर के लोगों ने तो ये भी देखा है कि जो लोग कभी, आप एक जमाने के अंदर, अगर मैं 10 साल 20-30 साल पुराना एक चुनाव की बात कहूँ, तो एक बहुत बड़े कैंडिडेट लड़ रहे थे, उनके सामने कुछ सोच भी नहीं सकता वो हारेंगे, और हार गए। जयपुर बदलाव वाली बात है। जयपुर एक अलग ढंग का एक बयार बह रही है और जयपुर की जो बयार है वो आपको दिखेगी। तो साहब, आप चुनाव में उतरने जा रहे हो, आप किन मुद्दों को लेके चुनाव में जाओगे? देखिए, मैं इस मुद्दे को लेकर, पहला मेरा मुद्दा यह है कि अगर आप अच्छी सांस भी अगर आप लोगों को नहीं लेने दे रहे हैं, आप ये देखिएगा कि आप किस ढंग से आप पॉल्यूशन आपने कर दिया। जयपुर के, आपको पुरानी एक कहानी कहना चाहूँगा। जयपुर का जो राजा थे सवाई जयसिंह जी, जिन्होंने जयपुर बसाया, उनसे उनके आर्किटेक्ट ने पूछा कि थे कशो शहर बना बोचा उछो, तो सवाई जयसिंह जी ने उसको जवाब दिया कि जो एक बार आ जावे वो जाबा की सोचे ही नहीं।
आज जयपुर रहने लायक नहीं रहा शहर। तो पहले तो बात है कि लिवेबिलिटी के ऊपर मैं काम करूंगा। लिवेबिलिटी का मतलब है कि सांस लेने के लिए स्वच्छ हवा, पीने के लिए अच्छा पानी, सड़कों का यातायात की समस्या को एक से निजात दिलाने के बाद क्रिपलिंग सिटी बन गया है। तो पहले बात तो लिवेबिलिटी के ऊपर काम करूंगा। जब लिवेबिलिटी के ऊपर काम हो जाएगा उसके बाद युवाओं के एम्प्लॉयमेंट डेवलपमेंट के ऊपर काम करूंगा कि किस ढंग से उनकी जो स्किल डेवलपमेंट है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम हो। और इसके हमारे राजस्थान में एक कहावत है, चींटी को कर्ण हाथी को मण। मैं चींटी को कर्ण देने की बात करूंगा, हाथी को मण देने की बात करूंगा। जो भी गरीब है, गरीब को गरीब के हिसाब से रोजगार, जो आपका पढ़ा लिखा बच्चा है उसको उसके हिसाब का रोजगार। मैं ये तो नहीं करने दूंगा मैं किसी भी ढंग से कि एक बहुत हाईली स्किल्ड आदमी है और उसको मजदूरी में लगा दे। उसके लिए स्किल डेवलपमेंट का काम करेंगे, उनके लिए इंक्यूबेशन सेंटर्स की बात करेंगे, उनको स्टार्टअप्स की बात करेंगे। आप ये बताइए, मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, बेंगलुरु के अंदर कितने यूनिकॉर्न्स बन गए स्टार्टअप्स? हैदराबाद में कितने यूनिकॉर्न्स बन गए स्टार्टअप्स? यानी ऐसी चीज जो एक नए लड़के ने एक कंपनी स्टार्ट की और $1 बिलियन की बन जाए। तो क्या जयपुर क्या कोई दोयम दर्जे के व्यवहार के लिए डिजर्व करता है? जयपुर के बच्चे तो बाहर चले जाते हैं नौकरी करने के। क्यों चले जाते हैं? आप जब यहाँ पर रोजगार ही आप उपलब्ध नहीं करा पा रहे, बेंगलुरु अट्रैक्ट कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, हैदराबाद कर सकता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, आज चेन्नई कर रहा है वो काम, जयपुर क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जयपुर की जो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे वो विजन लेस रहे। तो विजन होना चाहिए और विजन एक 50 साल आगे का विजन कि 50 साल बाद ये शहर कैसा होगा। और उसके लिए भी आपको बता देता हूँ मॉडर्न टूल्स हैं। अब आपको एक छोटे से टूल की बात ये कर रहा हूँ, GIS, ज्योग्राफिक इन्फॉर्मिंग सिस्टम्स। कभी इसका सर्वे हुआ है जयपुर के अंदर? आपने रोड वॉल्यूम्स के अंदर कितना रोड के ऊपर कितना ट्रैफिक है, उसका वॉल्यूम क्या है, उसको उनके जो एक जो साइंटिफिक सर्वेज होने चाहिए। और उसके बाद उसकी निजात के लिए हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट सेंसर्स का इस्तेमाल करते हैं। मगर बात एक है कि आप यहाँ पर विजन लेस लीडरशिप को लगातार जयपुर की जनता भावनाओं में के उनको वोट दे देती है। तो फिर ये बहुत सोचे भी क्यों? तो वो उनको सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। सर, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी तो यही कह रही है कि हमारा जो चुनाव का चेहरा है वो कमल का फूल है, और कमल का फूल मतलब नरेंद्र मोदी। तो अब नरेंद्र मोदी से सीधा सीधा आपका चुनाव होने जा रहा है, तो इसमें पहली बात तो मैं नहीं मानता। पहली बात तो देखिए मैं नहीं मानता। और दूसरी बात मैं ये भी आपको कह देता हूँ कि मैं चुनौती देता हूँ, अगर आप किसी भी चीज के ऊपर, किसी भी विषय के ऊपर, अगर आप जिनका नाम ले रहे हैं उनसे अगर आप मेरी आप डिबेट कराएंगे तो हो सकता है वहाँ भी आपको चौंकाने वाले परिणाम आपको। देखिए मैं बहुत छोटे मुंह बड़ी बात करने की बात कर रहा हूँ। देखिए एक नैरेटिव सेट कर देना एक अलग बात है, पॉलिटिक्स में नैरेटिव सेट किए जाते हैं, उन्होंने एक नैरेटिव सेट कर दिया है, ये बात सही है। विकास का एक तिलस्म, आप बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अंदर 10 साल के अंदर हिंदुस्तान की क्या पोजीशन है? हम 138 नंबर के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे, जिनी जो इंडेक्स है उसके अंदर हिंदुस्तान का है। अगर आप बात करें पर कैपिटा इनकम पे हमारी क्या पोजीशन है? अब देखिए जो मोदी जी की बात भी हम करेंगे तो आपको एक के बाद एक वो पढ़ते उधरती नजर आएंगी। मगर ये बताता हूँ, जयपुर स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जयपुर के अंदर जयपुर का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना जा रहा, प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना जा रहा, पहली बात। और दूसरी बात ये कि जिस नैरेटिव को उन्होंने गढ़ दिया है वो नैरेटिव भी बस्ट हो जाए। मेरे जैसे लोगों को पार्टी चुनाव लड़ाना ही इसलिए चाहती है कि अच्छे लोग जो इस बात को आर्टिकुलेट कर सकते हो, जो दिल्ली के अंदर आप जैसे जो प्रबुद्ध लोग हैं उनसे इस बारे में चर्चा कर सकते हो, उस नैरेटिव को जो बस्ट कर सकते हो, वो बड़े कैनवास पे जाएं, वो पार्लियामेंट में जाएं और इस बात को लोगों तक जाहिर करें कि जो नैरेटिव है वो नैरेटिव है, ये केवल शब्दों का मायाजाल है, ये वर्बोस है। अंग्रेजी का शब्द है वर्बोस और संस्कृत का शब्द है वितांडा। इन्होंने वितांडा की खड़ी की है, एक शब्दों का एक जाल बुनाए और शब्दों के जाल के उसके अंदर कुछ भावनाओं का थोड़ा सा रस डाल दिया है और वही केवल आपको दिख रहा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप ये विताड़ना को तोड़ पाओगे? मेरे को पूरा, मैं आश्वस्त हूँ। मैं मेरे मित्रों, मेरे कार्यकर्ताओं, मेरे सहयोगियों, मेरे परिवारजनों, ये सब मेरे परिवारजन है। मेरे ये कांग्रेस के जो लोग हैं ये मेरे परिवारजन है और जयपुर के अंदर कांग्रेस के का जो परिवारजन है वो आज एकजुट है, वो इस बारे में प्रतिबद्ध है। और कांग्रेस बिल्कुल इस बात के लिए बिल्कुल आज की तारीख के अंदर कांग्रेस का एक एक वर्कर, इनमें अधिकांश लोग कई जनप्रतिनिधि हैं, सर पार्षद गण हैं, सब लोग हैं, ये सब लोग इस बारे में संकल्पित हैं कि जयपुर इस बार
इस वितांडा के जाल में नहीं फंसने देंगे जयपुर को इस वर्बोस के जाल में नहीं फंसने देंगे। जयपुर को एक विजनरी लीडरशिप चाहिए, जयपुर को एक फ्यूचर लुकिंग एक लीडरशिप चाहिए, जयपुर को एक मिडाइवल जो इस चीज़ में आपने डाल दिया डिलेमा में, इससे निकाल के वर्ल्ड के टॉप मोस्ट जो एडवांस सिटीज है उसकी लीग में ले जाने के वाले लीडर को जयपुर की जनता चुनेगी। जयपुर की जनता एक विश्व नेता को चुनने जा रही है जो विश्व में जयपुर की गरिमा को बढ़ाए। साहब, एक आज मुद्दा उठा आपके पीसीसी के अंदर, गोविंद सिंह डोटासरा ने और अशोक गहलोत ने ये मुद्दा उठाया कि इनकम टैक्स के द्वारा खाते फ्रीज कर दिए गए हैं कांग्रेस पार्टी के, तो राजस्थान में भी चुनाव लड़ने में पैसे की वजह से तकलीफ आ सकती है। तो ये तकलीफ आप देखते हो क्या, आपको महसूस होता है? देखिए, ये एक बहुत ही एंटी डेमोक्रेटिक चीज़ है। मेरी राय में लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा तरीका यही होता है कि आप जो लेवल जो फील्ड है उसकी जगह एक पार्टी के पास तो आप 71,000 करोड़ रुपए का आप उसको चंदे का धंधा आप करवा दीजिए और दूसरी पार्टियों को आप सफोकेट कर दीजिए और उनके जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं उनको आप स्ट्रैंगल कर दीजिए, उनका गला घोट दीजिएगा। मेरे को तो वास्तव में समझ में नहीं आ रहा कि किस युग के अंदर हम जा रहे हैं कि जहाँ लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, जहाँ इंस्टीट्यूशंस को सबवर्ट किया जा रहा है, जहाँ मुख्यमंत्रियों को जेल भेज दिया जाता है। ये कहा जाता है या तो आप हमारा समर्थन कीजिएगा या ईडी आपके घर आ जाएगी। और मैं मानता हूँ कि जनता सब चीज़ें देख रही है, जनता इस तानाशाही के खिलाफ वोट देगी। और आपको ये बताता हूँ, विश्व के जो आप नायक की बात कर रहे हैं, एक जमाने के अंदर नाजी जर्मनी के अंदर भी यही माहौल था। एक जमाने के अंदर ये बात की जाती थी वाइमर गणराज्य के बाद, जब जर्मनी के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब एक नेतृत्व आया उसने कहा कि हम इसको दुनिया के विश्व पटल पे ले जाएंगे, मगर हुआ क्या? उन्होंने जर्मनी को लहूलुहान कर दिया। ऐसी ही लीडरशिप आज यहाँ है। कल एक नैरेटिव सेट किया, वहाँ भी एक नैरेटिव सेट किया गया था। हर फासिस्ट जो स्टेट होती है वो एक नैरेटिव सेट करती है कि हम देश को यहाँ ले जाएंगे और जो हमारे खिलाफ है वो देश का द्रोही है। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये एक नैरेटिव सेटिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड के ऊपर कांग्रेस आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको विजय प्राप्त करती हुई दिखेगी। सर, वो पैसे जो फ्रीज कर दिए गए उसका फर्क आपको महसूस होगा क्या चुनाव में? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं मेरे दोस्तों के दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं धन बल के आधार पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। धन बल के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं ये वो जाने, मैं अपने दोस्तों की ताकत, अपने मित्रों की ताकत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत, कांग्रेस के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की ताकत, लोकतंत्र के सिपाहियों की ताकत से चुनाव लड़ रहा हूँ। लोकतंत्र के सिपाही की जो ताकत है, और अच्छी तरह समझ लीजिएगा, धन के बल के ऊपर तो रावण की लंका थी। राम तो बेचारे बिल्कुल, आप देखिए ना, वो किन के साथ थे? वो वानरों की सेना लेके गए थे, वो रिक्शों की सेना लेके गए थे। तो सोने की जो लंका है, जो धन बल के आधार के ऊपर है, जिन्होंने बॉन्ड के आधार के ऊपर पैसा इकट्ठा किया है, वो सोने की लंका है। और अगर आप विश्व इतिहास की बात भी करें तो कारू जो है अपने खजाने के सहित डूब जाता है, फिरौन डूब जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि धनबल और नैतिक बल, हम नैतिक बल से चुनाव लड़ेंगे, वो धनबल से चुनाव लड़ेंगे। अब प्रश्न ये है कि नैतिक बल जीतता है या सत्य बल जीतता है। मगर आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि मुंडकोपनिषद का एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा, सत्य जीतेगा और असत्य पराभूत होगा, अन्याय पराभूत होगा। अन्याय के पराभूत होने के अंदर किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने कहा राम तो वानर की सेना लेके गए थे, तो एक तरफ तो आप राम और वानर की वो दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए, बात एक है, राम का मंदिर यहाँ है, राम घट घट में व्याप्त है, तानाशाही के खिलाफ वोट देगी। और आपको ये बताता हूँ, विश्व के जो आप नायक की बात कर रहे हैं, एक जमाने के अंदर नाजी जर्मनी के अंदर भी यही माहौल था। एक जमाने के अंदर ये बात की जाती थी वाइमर गणराज्य के बाद, जब जर्मनी के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब एक नेतृत्व आया उसने कहा कि हम इसको दुनिया के विश्व पटल पे ले जाएंगे, मगर हुआ क्या? उन्होंने जर्मनी को लहूलुहान कर दिया। ऐसी ही लीडरशिप आज यहाँ है। कल एक नैरेटिव सेट किया, वहाँ भी एक नैरेटिव सेट किया गया था। हर फासिस्ट जो स्टेट होती है वो एक नैरेटिव सेट करती है कि हम देश को यहाँ ले जाएंगे और जो हमारे खिलाफ है वो देश का द्रोही है। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये एक नैरेटिव सेटिंग है, इसका कोई लेना देना नहीं है, ग्राउंड से कोई लेना देना नहीं है। ग्राउंड के ऊपर कांग्रेस आपको बहुत बड़ी मात्रा में आपको विजय प्राप्त करती हुई दिखेगी। सर, वो पैसे जो फ्रीज कर दिए गए उसका फर्क आपको महसूस होगा क्या चुनाव में? देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं मेरे दोस्तों के दम पे चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं धन बल के आधार पे चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। धन बल के ऊपर जो चुनाव लड़ रहे हैं ये वो जाने, मैं अपने दोस्तों की ताकत, अपने मित्रों की ताकत, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ताकत, कांग्रेस के प्रतिबद्ध कार्यकर्ताओं की ताकत, लोकतंत्र के सिपाहियों की ताकत से चुनाव लड़ रहा हूँ। लोकतंत्र के सिपाही की जो ताकत है, और अच्छी तरह समझ लीजिएगा, धन के बल के ऊपर तो रावण की लंका थी। राम का मंदिर यहाँ है, राम तो बेचारे बिल्कुल, आप देखिए ना, वो किन के साथ थे? वो वानरों की सेना लेके गए थे, वो रिक्शों की सेना लेके गए थे। तो सोने की जो लंका है, जो धन बल के आधार के ऊपर है, एक जमाने के अंदर नाजी जर्मनी के अंदर भी यही माहौल था। एक जमाने के अंदर ये बात की जाती थी वाइमर गणराज्य के बाद, जब जर्मनी के अंदर, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, जब एक नेतृत्व आया उसने कहा कि हम इसको दुनिया के विश्व पटल पे ले जाएंगे, मगर हुआ क्या? उन्होंने जर्मनी को लहूलुहान कर दिया। ऐसी ही लीडरशिप आज यहाँ है। कल एक नैरेटिव सेट किया, वहाँ भी एक नैरेटिव सेट किया गया था। हर फासिस्ट जो स्टेट होती है वो एक नैरेटिव सेट करती है कि हम देश को यहाँ ले जाएंगे और जो हमारे खिलाफ है वो देश का द्रोही है। तो आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा, ये एक नैरे
राम तो बेचारे बिल्कुल आप देखिए ना, वो किन के साथ थे? वो वानरों की सेना लेके गए थे, वो रिक्शों की सेना लेके गए थे। तो सोने की जो लंका है, जो धन बल के आधार के ऊपर है, जो जिन्होंने बॉन्ड के आधार के ऊपर पैसा इकट्ठा किया है, वो सोने की लंका है। और अगर आप वर्ल्ड विश्व इतिहास की बात भी करें तो कारू जो है अपने खजाने के सहित डूब जाता है, फिरौन डूब जाते हैं। तो आप ये समझ लीजिएगा कि धनबल और नैतिक बल, हम नैतिक बल से चुनाव लड़ेंगे, वो धनबल से चुनाव लड़ेंगे। अब प्रश्न ये है कि नैतिक बल जीतता है या सत्य बल जीतता है। मगर आप अच्छी तरह समझ लीजिएगा कि मुंडकोपनिषद का एक वाक्य है, सत्यमेव जयते, सत्य जीतेगा, सत्य जीतेगा और असत्य पराभूत होगा, अन्याय पराभूत होगा। अन्याय के पराभूत होने के अंदर किसी को कोई संदेह नहीं करना चाहिए। एक आखिरी सवाल, आपने कहा राम तो वानर की सेना लेके गए थे, तो एक तरफ तो आप राम और वानर की वो दे रहे हैं, दूसरी तरफ वो राम मंदिर की बात कर रहे हैं। देखिए बात एक है, राम का मंदिर यहाँ है, राम घट घट में व्याप्त है, राम कण कण में व्याप्त है, राम इनमें, राम मुझ में, राम आप में है। गीता का एक आपको श्लोक कहना चाहूंगा, योम माम पश्यति सर्वत्र सर्वम मयि पश्यति तस्माहम न प्रणश्यामि तस्माहम न प्रणश्यति। कि जो मुझ में सबको, सब में मुझको देखने लगता है, फिर मैं उससे अदृश्य नहीं होता, मैं उससे लगातार साक्षात्कार करता हूँ। जो हमारा जो दर्शन है, हमारा दर्शन गरीब के अंदर राम देखना है, हमारा जो दर्शन है किसान के अंदर राम देखना है, हमारा जो दर्शन है इस पूरी भारत भूमि को हम राम मंदिर बना देना चाहते हैं। मगर राम के नाम पे वोट मांगकर हम राम को सड़कों पे नहीं लाना चाहते। जो राम को जो इस ढंग से डाउनग्रेड करते हैं, हम मानते हैं वो एक बहुत ही जघन्य है, वो बहुत बड़ा अपराध है। राम आदरणीय, राम सम्माननीय, राम हमारे घट में है, मगर राम सड़कों पे वोट के लिए नहीं। तो साहब, ये ऊर्जा से भरपूर जिनको आप सुन रहे थे, ये कांग्रेस के जयपुर के लोकसभा प्रत्याशी हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम राम भूमि तो बनाना चाहते हैं, राम की तरह ही आचरण हो सबका, और राम राज्य की तरह जो परिकल्पना है उसको साकार करना चाहते हैं, पर राम के नाम पे वोट नहीं नाम मांगना चाहते, राम को सड़कों पे नहीं लाना चाहते। चुनाव की शुरुआत हो चुकी है, बहुत जल्द भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। देखना यह है कि ये चुनाव कितने रोचक होते हैं। और शर्मा जी ने जैसा कहा कि इस बार क्या जयपुर की जनता एक नई दिशा में आगे बढ़ती है या नया आलेख लिखती है, ये 4 जून को पता लगेगा। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।